हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। आधा हमने पढ़ लिया है, उसमें कविता को हमने पढ़ लिया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आज हम इस पाठ के अंदर करेंगे। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, तो सबसे पहले हम वही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इसमें सबसे पहले ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। अब आप जब नोटबुक में ये लिखेंगे तो आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है, उसके बाद उसका सही आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन हेडिंग पूरी डालनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है ये वाला, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो इसमें ऑप्शन में है इमारतों का, फिल्मों का, सपनों का या देश का। तो इसमें राइट आंसर आएगा देश, देश का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो इसमें ऑप्शन है गुलामी का, अज्ञान का, रात का या कोहरे का। तो इसमें आंसर आएगा गुलामी का। किसका? गुलामी का। तीसरा प्रश्न है, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? वीणा जो है वो किस देवी के हाथ में होती है? तो ऑप्शन है सरस्वती के, काली के, बहुचरा के या लक्ष्मी के। तो सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। चौथा प्रश्न, हम किसके रक्षक और पुजारी हैं? हम किसके और रक्षक और पुजारी हैं? संपत्ति के, सरस्वती मंदिर के, मातृभूमि के या ज्ञान के। तो आंसर आएगा सरस्वती मंदिर के। तो ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है ये वाला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें मैंने आंसर लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख भी रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कोष्टक के अंदर क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। ध्वनियों, ज्ञान, विहग, अमर, मूर्छे, ये शब्द इसमें लिखे हुए हैं। इनको ही इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना है, पर कहाँ कौन सा आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अमर जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और कोष्टक के अंदर अमर यहाँ पे है। अब जब भी आप आंसर लिखेंगे नोटबुक के अंदर, तब आपको आंसर के नीचे अंडरलाइन करनी है। अभी भी काफ़ी बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना, आंसर के नीचे अंडरलाइन करना। दूसरा है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। मुरझे लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर मुरझे कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाक्य बनेगा, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तीसरा प्रश्न है, डाल डाल पर बैठ, फिर आएगा इसमें विहग। क्या आएगा? विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक में, और आपको पूरा वाक्य बनाना है इसको लिखकर कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। चौथा है, नूतन मंगलमय डैश से गूंजित जग उद्यान करो। तो ध्वनियों आएगा। क्या आएगा? ध्वनियों। यहाँ पर ध्वनियों कोष्टक में यहाँ है। ठीक है, तो पूरा बनेगा वाक्य, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजित जग उद्यान करो। फिर अगला है पांचवा, शत शत दीपक जला डैश के नवयुग का आह्वान करो। तो आएगा ज्ञान, और कोष्टक में ज्ञान यहाँ पे है। तो पूरा वाक्य बनेगा, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। इस तरह से इसका वाक्य बनेगा।
जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसके आंसर कोष्टक में है, उसमें से ढूंढकर आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद है अगला जो प्रश्न, वो ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कितने वाक्य में? एक एक वाक्य में देना है। एक लाइन के अंदर जो आंसर आता है उसे कहते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला है, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? तो इसका उत्तर यहाँ है, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। शॉर्ट में अगर आंसर लिखने के लिए आ जाए तो इस तरह से आंसर देना है कि कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। देश का नवनिर्माण करने के लिए आह्वान किया है। दूसरा है, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सुबह हो रही है उसे कवि ने नया प्रातःकाल कहा है या प्रातःकाल को नया कहा है, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, अब सब कुछ नया नया है। तीसरा प्रश्न, लोगों में नई उमंगें और नई तरंगे क्यों है? ठीक है, तो लोगों में नई उमंगें और नई तरंगे हैं क्योंकि सदियों से पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है। कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और फिर एकदम से वो ख़त्म हो जाती है, तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो नई उमंगें और नई तरंगे लोगों में आती है या आई है, इसलिए कवि ने लोगों में नई उमंगें और नई तरंगे कहा है। तो लोगों में नई उमंगें और नई तरंगे इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय के बाद, पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है या आज़ादी मिली है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? डाल पर बैठे हुए पंछी क्या कर रहे हैं? तो डाल पर बैठे हुए पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज़ादी मिल गई है तो डाल पर बैठकर सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गूंजित करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से आप किसे गूंजित करेंगे? तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गूंजित करेंगे। ये पूरा जगत है उसको हम गूंजित करेंगे। ठीक है। फिर है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। सरस्वती का जो पावन मंदिर है उसे कवि ने शुभ संपत्ति कहा है क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। फिर है, नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा? तो ज्ञान के सैकड़ों दीप जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ज्ञान के सैकड़ों दीप जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 25 के ऊपर एक पिक्चर है। ठीक है, उस पिक्चर का जो प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। चित्र को देखकर, ये चित्र दिया हुआ है उसको देखकर कविता लिखनी है। इनमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। आपको फूल भी दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, वृक्ष भी दिख रहा है, तितली भी दिख रही है ना। इनका इस्तेमाल करके आपको कविता बनानी है। मैं आपको बताती हूँ कि कविता क्या बनेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे बादल बरसे। ठीक है, इसमें बादल का उपयोग हुआ है। इस लाइन में बादल का इस्तेमाल है। देखो यहाँ पर बादल लिखा हुआ भी है। फुलवारी में फूल खिले हैं, फूल का इस्तेमाल हुआ है। फिर तितली के पंख खुले हैं, तितली का भी इस्तेमाल हुआ है।
फिर वृक्षों ने नवजीवन पाया, वृक्ष का इसमें इस्तेमाल हुआ है, वृक्ष शब्द का। बारिश ने है रंग जमाया, बारिश का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। कोई न अब पानी को तरसे, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे, बादल का इसमें उपयोग हुआ है। तो इस कविता को फिर से एक बार मैं रीड कर रही हूँ कि क्या है कविता। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं। ठीक है, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया। कोई ने अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। अभी का जो मौसम है उसके ऊपर ही ये कविता बनी हुई है कि फुलवारी में फूल खिले हैं। हमारे जो गार्डन होते हैं उसको फुलवारी कहा जाता है, इसमें भी फुलवारी में गार्डन में फूल खिले हैं। तो अभी का जो मौसम है उसके ऊपर ही ये कविता बनी है। फिर इसमें तितली के पंख खुले हैं, इसमें तितली भी आपको दिखाई दे रही है जिसके पंख खुले हुए, और बारिश होती है तो वृक्षों को क्या नया जीवन मिलता है, और बारिश के कारण बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रीनरी दिखाई देती है तो हमारा मन भी खुश होता है। अब पानी बरसता है तो किसी को भी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बारिश नहीं होती है तो परेशानियाँ बढ़ती है, और बादल भी क्या है वो धीरे धीरे बरस रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर ये कविता बनेगी जो कि मैं आपको सेंड करूँगी ताकि आप लिख सकें। ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी नोटबुक जैसे ही आपके पास आ जाए, आपको होमवर्क के अंदर ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको इसकी हेडिंग डालनी है, उसके बाद प्रश्न लिख के डायरेक्ट आंसर लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखने हैं। किसी को लिखने हैं तो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लिखो। ठीक है, तो होमवर्क में ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह भरो, उसमें पूरी की पूरी हेडिंग लिखने के बाद कोष्टक में जो लिखा है वो लिखना है। उसके बाद ये सारे जो प्रश्न हैं उनको लिखकर सही आंसर उसमें लिखना है। ठीक है, होमवर्क के अंदर। उसके बाद ये जो प्रश्न है उसको आपको लिखने रहेंगे, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें कितने प्रश्न हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रश्न 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद अगला है 4, 5, 6, 7 प्रश्न हैं जो एक एक वाक्य वाले हैं। कितने वाक्य वाले हैं? एक एक वाक्य वाले हैं, उनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। उसके बाद ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें मैं आपको कविता एक सेंड करूँगी जिसको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। पिक्चर को देखकर कविता लिखना है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप नोटबुक में आसानी से लिख सकें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा, और प्रश्न का नंबर और उसकी हेडिंग पूरी लिखिएगा। प्रश्न 3, फिर चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें इन शब्दों का उपयोग हो। ये शब्द भी आपको लिखने हैं। उसके बाद जो कविता मैं आपको सेंड करूँगी वो आपको लिखनी रहेगी। इतना होमवर्क आपको करना रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।